हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड के बारे में। ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है जो कि लगभग 6 महीने पहले लिस्ट हुई है, 1 जुलाई 2025 के आसपास। और जब से लिस्ट हुई है तब से लगातार नीचे ही गिरती जा रही है और अभी लिस्टिंग प्राइस से 50% डाउन हो चुकी है। और अगर इसका IPO इशू प्राइस देखें तो इसका IPO इशू प्राइस है, फाइनल इशू प्राइस 400 पर शेयर। तो 400 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे ये लिस्ट हुई थी 400, और अभी इशू प्राइस से भी लगभग 38% डाउन है। तो समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी हैं, नंबर्स कैसे हैं और ये स्टॉक नीचे क्यों गिरता जा रहा है, क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, इसकी PPT अगर ओपन करें, इसका बिजनेस समझें। सिंपली इंडस्ट्रीज़ के लिए गैसेस बनाती है और उनको सेल करती है। और कौन कौन सी गैस सेल करती है? मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। अभी जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर हैं उनके हिसाब से 48% इसका रेवेन्यू ऑक्सीजन की सेल से आता है, 39% नाइट्रोजन की और 13% आर्गन की सेल से। और किस किस सेक्टर की इंडस्ट्रीज या फिर कंपनीज को इन गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में लगभग 22% की खपत है, स्टील में 31%, बाकी जो डीलर और रिटेल नेटवर्क के थ्रू ये सेल करते हैं उसमें 18% आता है, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से 4%, बाकी डिफेंस और अदर सेक्टर से 25% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और मेनली सारा का सारा अगर देखें तो सिर्फ गैसेस की सेल से ही आता है 99% रेवेन्यू, और सिर्फ 1% रेवेन्यू है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से जो आता है। यानी कि किसी क्लाइंट वगैरह के लिए प्लांट वगैरह सेटअप करने से जो कमाई होती है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल सी है इनके बिजनेस में, 1% वो प्रोजेक्ट इस सेगमेंट से आती है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से। बाकी मोस्टली इनका जो रेवेन्यू है गैसेस की सेल से आता है। तो काफी सिंपल बिजनेस है गैसेस सेल करने का डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। और सिमिलरली इसका नाम भी वैसा ही है, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड। और किस किस टाइप के इनके कस्टमर होते हैं तो किस तरीके से सेल करते हैं, बल्क, पैकेज और ऑन साइट गैस सप्लाई से इनका जो रेवेन्यू आता है वो सबसे कम है। ऑन साइट गैस सप्लाई में ये लोग खुद का गैस प्लांट सेटअप करते हैं क्लाइंट की साइट पर ही। इसमें कस्टमर इनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कंपनी स्टडी मंथली रेवेन्यू अपना कमाती है वहां से। तो ये सबसे इनका स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पार्ट है बिजनेस का, इसमें लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। और बाकी जो बल्क और पैकेज वाला सेगमेंट है, इसमें गैस ये अपने कंपनी के प्लांट पर ही बनाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं टैंकर्स और सिलेंडर से अपने क्लाइंट्स को, जो कि मेनली मिड साइज या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैटर करने के लिए होते हैं। और इसमें थोड़े मार्जिन कम होते हैं, बट इसमें वॉल्यूम ज्यादा होती है, इसलिए रेवेन्यू बल्क और पैकेज में थोड़ा ज्यादा है। तो सिंपल बिजनेस है समझने में, और ये समझना भी काफ़ी इजी है कि क्यों ये बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा होगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो बेसिकली जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया में, जो कि होने वाला है, तो गैस डिमांड बढ़ेगी। और एक बारी क्लाइंट्स जिससे सप्लाई लेना शुरू कर देते हैं, मेनली उसी से लेते रहते हैं, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट काफी हाई है। और इस सेगमेंट में गिनी चुनी कंपनियां हैं जो कि बाद में देखेंगे। और इस वजह से इसमें सेफ्टी और टेक्निकल नो हाउ की वजह से एंट्री बैरियर भी काफी मुश्किल है। और गैस प्लांट को सेटअप करना काफी कैपिटल इंटेंसिव भी है इनिशियली, बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट वो मोस्टली सेम रहता है। और जैसे जैसे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर इसकी सेल्स में भी देखें तो आखिरी 2-3 साल में सेल्स अगर देखें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं बढ़ी है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। 60 से प्रॉफिट लगभग 110 के आसपास डबल हो चुका है, जबकि सेल्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि एक बारी प्लांट सेटअप हो जाए तो उसके बाद कुछ कॉस्ट फिक्स रहती हैं, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ती जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सेम प्लांट पर अर्न किया जा सकता है। और एक और अगर चीज़ समझे इनकी साइड से हम, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। फाइनेंशियल 25 के एंड में इनकी 1370 की कैपेसिटी थी, और 26 के एंड तक इनका टारगेट 1910 का है, और फाइनेंशियल 27 के एंड तक इनका टारगेट 2130 का है, लगभग 70-80% इंक्रीज करने का। और मेनली ये जो बोल रहे हैं अपना फोकस बढ़ाने को बोल रहे हैं आर्गन और अदर वैल्यू एडिड गैसेस में। आर्गन का जो फिलहाल कंट्रीब्यूशन है 13% का है, बट ओवर द टाइम ये आर्गन को ही इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो बल्क वॉल्यूम गैसेज हैं
जो यूज़ तो होती है मोस्टली डेली बाय स्टील प्लांट्स में या फिर केमिकल कंपनीज में और हॉस्पिटल फार्मा कंपनीज में। इसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, बट ये बल्क वाली वो गैसेज हैं जिसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है। बट आर्गन जो है वो स्मॉलर वॉल्यूम गैस है, बट इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है। ये बेसिकली वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेल्स वगैरह सेक्टर में यूज़ होती है, मेनली जहाँ जहाँ पर स्पेशलिटी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। तो इस वजह से इसका मार्जिन हाईयर है। इसी वजह से बोल रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में बढ़ाना है और कंपनी का आने वाले टाइम में प्लान है पैन इंडिया अपनी प्रेजेंस बनाने में। फिलहाल जो कंपनी मेनली ऑपरेट करती है ये ईस्ट और साउथ इंडिया में ज़्यादा ऑपरेट करती है, और अब ये लोग बोल रहे हैं टू एक्सपेंड देयर ऑन साइट सप्लाई इन नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया एंड टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, जो कि ऑलरेडी कर भी रहे हैं। अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ा के, आर्गन पे फोकस बढ़ा के, जो कि डिस्कस किया। उसके नीचे वाली स्लाइड में अगर देखें तो यहाँ पे पूरे इन्होंने अपने प्लांट्स और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज की डिटेल दी है, जो आज की डेट में टोटल कैपेसिटी है 1361 की। तो मेनली अगर देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो मोस्टली अभी ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में ही ऑपरेट करते हैं। बट प्रोजेक्ट पाइपलाइन में अगर देखें तो अभी कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में भी। फाइनेंशियल ईयर 27 में 200 करोड़ का लगभग, ये फिगर मिलियन रुपीस में, यानी कि लगभग 200 करोड़ का कैपेक्स नॉर्थ इंडिया में, और टू बी डिस्कस वेस्ट इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 28 में। और यहाँ पे किस टाइप की गैस सेल करेंगे बल्क में, और फाइनेंशियल ईयर 28 में मर्चेंट को हाई प्योरिटी गैसेस सेल करने का प्लान है एंड एंट्री इनटू इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट। सो बेसिकली दे आर एक्सपेंडिंग इनटू नॉर्थ इंडिया मार्केट फॉर पैन इंडिया प्रेजेंस। कंपनी के अगर कंपटीटर्स देखें तो फिलहाल जो इंडियन कंपनी है जो इंडस्ट्रियल गैसेस में ऑपरेट करती है, उसमें सबसे बड़ी कंपनी है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। बाकी सब जो लिंडे इंडिया मार्केट लीडर है इसकी, एयर लिक्विडे, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स और एयर वाटर, ये सारी फॉरेन कंपनीज हैं जो कि अपनी इंडियन सब्सिडीज से ऑपरेट करती हैं। फिलहाल तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ लिंडे इंडिया ही लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, जो कि 50,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ लिस्टेड है, जबकि एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के मार्केट कैप सिर्फ 3,500 करोड़ है। तो इनका कंपैरिजन बाद में करेंगे। उससे पहले अगर देखें तो आने वाले टाइम में 4 साल में 24 से 28 तक ये लोग कितनी स्पीड से बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट ग्रो करेगा गैसेस का, लगभग 7.5 CAGR से ग्रो करेगा। तो ये सेक्टर ग्रोइंग तो है, बट काफ़ी हाई स्पीड से ग्रो होने वाला नहीं है। बट इसमें लिस्टेड प्लेयर्स भी लिमिटेड ही हैं। और अगर नीचे देखें तो कौन कौन सी गैसेस किस किस स्पीड से ग्रो करने वाली है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कंपनी की कॉल देखें कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी एंड फोकसिंग ऑन हाई margin value added gases such as argon. However, prices of argon, which while we are bullish on them in the long term due to structural demand supply issues, may exhibit short term fluctuations. The Indian industrial gases sector is poised for strong growth driven by demand from steel, pharmaceuticals and chemicals, healthcare and emerging areas such as semiconductors, green energy and space research. एलन बेरी विद इट्स 50 ईयर legacy, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। उसके आगे बोल रहे हैं वी एक्सपेक्ट टू ग्रो एट द CAGR ऑफ 20-25% ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years इन अवर कोर गैसेस सेगमेंट। मतलब पूरी इंडस्ट्री 7.5 की स्पीड से ग्रो करने वाली है। तो ये अपने सेक्टर से ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने की बात कर रहे हैं। तो मतलब जितना इनका मार्केट शेयर है, कहीं ना कहीं उस मार्केट शेयर को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। अगर 20 से 25% से ये ग्रो करते हैं, कंसिडरिंग द लास्ट फुल ईयर फाइनेंशियल नंबर एज अ बेस एंड ऑल दिस वाइल मेंटेनिंग एबिटा मार्जिन ऑफ अराउंड 40%। तो फिलहाल अगर इनका एबिटा मार्जिन देखें तो अभी करंटली इनका एबिटा मार्जिन 35% है, तो उसको भी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। And they are saying since this is a long-term business driven by long-term contracts, we would encourage our investors to look at us from a long-term perspective and not look at quarterly aberrations if any. तो सिंपली ये बोल रहे हैं कि इनकी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जज किया जाए, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स जो आते हैं उस पर जज किया जाए, क्योंकि उसमें माइनर फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। उसके आगे बोल रहे हैं, यहाँ पर इनसे आर्गन के बारे में पूछा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आर्गन का मिक्स और मार्जिन परसेंटेज कितना रहने वाला है। कैन इट रीच 15+% of sales with higher margin by financial year 27? So here they are clearly saying that we don't want to give specific guidance on argon margins and contribution
but they want to make this comment that this is a focus area for us. Margins in argan are definitely higher than other gases and it is a key driver of overall EBITDA margins for the company. So while we are talking about 40% number of EBITDA margin, we are already very close to that number. We don't have any specific margin number for argan. तो सिंपली अगर पूरी कंपनी का 40% का मार्जिन रहने वाला है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मार्जिन कम है, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है, आर्गन का जो एब्टा मार्जिन होगा वो 40% से ज़्यादा होगा, इसीलिए पूरी कंपनी का मार्जिन 40% रहेगा। उसके बाद इन्वेस्टर्स आर आस्किंग फॉर देयर साइट और कस्टमर in Western India expansion and they are refraining from telling the name and saying that we are not in a position to make an announcement yet because it's not been short of 100% finalized, but in the next quarter they will able to share that exact location। उसके बाद सेम चीज़ बोल रहे हैं कि in the time span of 4 to 5 years they are poised for the growth of 20 to 25% CAGR basis। तो उसके बाद अगर इसके इन्वेस्टर सेक्शंस में आए तो कंपनी की पहले जून 2016 दिसंबर 16 तक की भी शेयर होल्डिंग पैटर्न दी हुई है, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम पे कंपनी लिस्टेड और फिर से मार्केट से अनलिस्टेड हो गई हो और फिर दोबारा अभी 1 जुलाई 2025 को लिस्ट हुई है। तो लिस्टिंग होने के बाद से प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग लगभग 77% रखी है और FI की काफ़ी कम होल्डिंग है। IPO के टाइम से 1% थी और अभी 0.83%, और DI की पहले 14 थी और अभी थोड़ी सी बढ़ी है 15, और पब्लिक में 7.27 थी और अभी और कम हुई है 6.58, और जिसमें से एक अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पास है, तो लगभग रिटेल नॉर्मल पब्लिक के पास लगभग 5.5% है। अगर टू बी प्रिसाइज देखें तो रिटेलर्स के पास लगभग बहुत कम शेयर होल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ 3.5% से भी कम। तो शेयर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर IPO में देखें कि लिस्टिंग के बाद प्रमोटर ने कितना पैसा रेज किया है और कितना OFS किया है, ऑफर फॉर सेल, तो फ्रेश इशू 400 करोड़ का कंपनी ने फ्रेश इशू किया है और ऑफर्स फॉर सेल 453 करोड़ का, यानी कि IPO से लगभग 400 करोड़ का कैश कंपनी के पास आया है। और उससे क्या किया इन्होंने बैलेंस शीट में अगर देखें तो मार्च 25 में 467 करोड़ का रिजर्व था और बोरिंग 247 की, तो अभी जो इनके पास पैसा आया है वो इनके रिजर्व्स में ऐड हुआ है और थोड़ी सी बोरोइंग भी कम करी है। और अदर एसेट्स में देखें तो लगभग फिलहाल तो इन्होंने कैश रखा है, कुछ लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं और मोस्टली थोड़े बहुत पैसे से अपनी CWIP बढ़ाई है। तो मे बी जो इन्होंने पैसा रेज किया है फिलहाल तो वो आइडल रखा है, जैसे जैसे ये लोग अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है इस पैसे का ये लोग धीरे धीरे इस्तेमाल करें। तो 400 करोड़ का कैपिटल रेज किया है। और मेजर DI होल्डर्स में देखें तो स्टार्टिंग से IPO के टाइम से मोतीलाल ओसवाल फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ था 4.85% से, और फिर सितंबर क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग डबल कर ली 8.23 जो कि अभी भी है। सेकंड होल्डर है एक्सिस म्यूचुअल फंड 1.9% होल्डिंग, और फिर क्लेरस कैपिटल और सरावना स्टॉक्स भी 1%। तो IPO के टाइम पे कितना प्राइस पे लिस्ट हुई थी, करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 61% अप थी। तो करंट मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट कैप 3,500 से अगर 60% अप देखें तो लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रही होगी। और उसमें से लगभग 8% मोतीलाल ओसवाल ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लगभग मिनिमम 300-400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने की हुई है और इनकी इन्वेस्टमेंट फिलहाल 38-40% डाउन है। तो शेयर प्राइस तो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अगर इसकी वॉल्यूम देखें तो फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है, अगर फर्स्ट वाली वॉल्यूम को मैं हाइड करूं तो इसके बाद सेकंड डे, उसके बाद फिर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, उसके बाद वॉल्यूम लगातार कम होती जा रही है। सेकंड वाली को भी अगर हाइड करूं तो उसके बाद फिर लगातार यहाँ पे थोड़ी हाई वॉल्यूम है, उसके बाद फिर कम होती जा रही है। अगर इन 3 वॉल्यूम को भी मैं हाइड करूँ तो फिर से उसके आगे वाली हाई है, उसके बाद सब लो होती जा रही हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं शेयर प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है, बट वॉल्यूम लगातार नीचे जाती जा रही है, ड्राई करती जा रही है। इसका सिंपली मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से वीक हैंड्स ही निकलते जा रहे हैं या फिर माइनर जो शेयर्स हैं वो ही ट्रेड कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और थॉटफुल इन्वेस्टर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें बरकरार हैं, अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं, क्योंकि दे नो दैट कंपनी हैज़ अ गुड फ्यूचर पोटेंशियल। और टेम्परेरी अगर कंपनी नीचे जाती है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कंपनी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मार्च 2014 से हमारे पास नंबर्स हैं और अभी 11 साल के अगर नंबर देखें तो सेल्स तो 4-5 गुना बढ़ चुकी है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ती है तो कंपनी का मार्जिन बढ़ता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 से बढ़ते बढ़ते 35 हो गया और आने वाले टाइम में कंपनी 40 की बात कर रही है और नेट प्रॉफिट -27 से
धीरे धीरे पहले लॉस कम हुआ, फिर कोस्ट टू कोस्ट पर आई 2017 में, उसके बाद 2, 7, 89, सडनली यहाँ थोड़ी अदर इनकम आई है, उसके बाद 24, 44, 28 लगातार कंपनी ग्रो करती जा रही है काफ़ी अच्छी स्पीड से। तो आखिरी 5-6 साल का भी देखें तो 7 से 84 लगभग 12 गुना प्रॉफिट कर चुके हैं कंपनी ने। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 10 साल में 6 से 120 यानी कि 20 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ा चुके हैं कंपनी। तो कंपनी के एग्जीक्यूशन पे तो कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके से फ्यूचर प्रॉमिस कर रहे हैं 20 से 25%, तो मुझे लगता है इजीली ग्रो कर लेंगे। आखिरी 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ भी 24% है और सेम ये फ्यूचर में बोल रहे हैं। अगर इसको मार्केट लीडर लिंडे इंडिया से कंपेयर करें तो ये इससे लगभग 14-15 टाइम्स बड़ा है। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप और इसकी सिर्फ 3,500 करोड़ की मार्केट कैप। ये 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ये लगभग 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है। इसकी ROC 17 है लगभग, और इसकी एलन बेरी की इससे काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी तो नहीं बट इससे अच्छी है। डेट इस पे भी नेग्लिजिबल है और इस पे भी नेग्लिजिबल डेट है। नो प्लेजिंग और प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 12 के पीवी पे ट्रेड कर रहा है और ये 4 से भी कम के पीवी पे ट्रेड कर रहा है। इसका ईयरली सेल्स और प्रॉफिट 312 और 83, जबकि लिंडे इंडिया का 2413 और 506, तो 8 गुना लगभग ज़्यादा सेल्स है और 6 गुना ज़्यादा लगभग प्रॉफिट है, बट ट्रेड हो रहा है 14 टाइम्स मोर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो लगभग 37% का, जो कि उसका 35% का है, तो लगभग सिमिलर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दोनों का। तो सिर्फ और सिर्फ जो लिंडे इंडिया को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है वो इसके मार्केट लीडर और ग्लोबल MNC होने के कारण मिल रही है, बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड। क्योंकि छोटे प्लेयर में जाना हमेशा रिस्की होता है, इसीलिए एलन बेरी से ज़्यादा प्रेफरेंस लिंडे इंडिया को दे रहे हैं। अगर लिंडे इंडिया का चार्ट देखें तो लिंडे इंडिया अगर आखिरी 3-4 साल का देखें इसका, तो ये भी लगभग 2.5-3 साल पुराने रेट पर ही ट्रेड कर रहा है और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 60-70% दूर है। तो लगभग यानी कि एक टाइम पे तो इसकी 80-85 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप थी मई 24 के आसपास। तो 80-85 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप के सामने तो एलन बेरी तो अभी काफ़ी डर्ट चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। लिंडे इंडिया के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इसमें तो DI और FI की जितनी होल्डिंग है उससे कहीं ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है 15% के आसपास की, और बाकी जो इसकी पेरेंट कंपनी है 75% तो होल्डिंग उनकी है। लिंडे की अगर कॉन कॉल देखें तो कोई कॉन कॉल अवेलेबल नहीं है, बट अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो अभी कंपनी के फिक्स्ड एसेट 1949 के हैं और CWIP 1266, जो कि काफ़ी मैसिवली अपनी कैपेसिटी से लगभग 50-60% से इंक्रीज कर रहे हैं। CWIP देख के पता लग रहा है, यानी कि लिंडे इंडिया भी बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है अपनी कैपेसिटी। तो ऐसा तभी होता है जब इनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो लिंडे इंडिया तो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा ही करेगा, बट कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशंस भी हाई है। पी रेशियो अगर देखें तो जिस टाइम पे इसका हाई बना था उस टाइम तो 200 के पी पे ट्रेड कर रहा था और इसका मीडियन पी 100 ही रहता है हमेशा। 105 का मीडियन पी है और अभी 100 के आसपास ही है, तो मीडियन पी पर ही चल रहा है। लोएस्ट इसका 47-65 के आसपास आया था, जबकि एलन बेरी का अगर देखें तो जब से लिस्ट हुआ है लगातार इसका पी गिरते जा रहा है। इसको भी एक बारी 100 का पी दे रहे थे लोग, लेकिन अभी गिरते गिरते 40 के पी पर आ गया है। तो मेरे हिसाब से तो छोटे प्लेयर में जाना हमेशा रिस्की रहता है, बट ज़्यादा रिवॉर्ड भी उसी में मिलता है। अगर यहाँ पे फिलहाल इसके चार्ट को देखें तो अभी तो इसमें कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड है। स्टॉक एक भी बार अपने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमेशा इसका जो प्रीवियस हाई है वो नीचे ही नीचे बनते जा रहा है। पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना और अभी ये बना और लगातार नीचे जाता जा रहा है। तो फिलहाल इस स्टॉक को ट्रैक करना सही रहेगा इसका लोएस्ट लेवल पकड़ने के लिए, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली तो अच्छी है बट कहाँ पे जाके गिरना रुकेगी वो हमें नहीं पता। तो सिंपली ऐसे स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रखने चाहिए। जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता जा रहा है, जहाँ से भी हमें इसके रिवर्सल के साइन मिलेंगे, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो हमें साइंस मिलेंगे कि ये अब नीचे जाना बंद करेगा और अब स्ट्रेंथ दिखानी स्टार्ट कर दी है, तो उस टाइम इसमें एंट्री लेना सही रहेगा। फिलहाल भी अगर इसको ऑल टाइम हाई प्राइस से देखें तो वहां तक जाने में लगभग 155% दूर है। तो ऐसी ही स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटी होती है जो लॉन्ग टर्म में पैसा कमा के देते हैं, बस सही टाइम पर उसमें एंट्री लेनी जरूरी है। बाय ट्रैकिंग देयर बिजनेस
analyzing their financial statements and most importantly tracking their quarterly result while reading their transcript and PPTs। तो आने वाले टाइम में मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियल गैसेस भी ग्रो करेंगी, मार्केट लीडर तो ग्रो करेगा ही करेगा, बट अगर छोटी कंपनीज अच्छे से एग्जीक्यूट करती हैं और अच्छे से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करती हैं तो इनमें री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी कहीं ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।